चाचा, आंखें खोलो, कृपया आंखें खोलो। भोर के धुंधलके में नाग चट्टान के ऊपर एक 13 साल का लड़का सिसक रहा था। लहरों के साथ बहकर आया वह आदमी बेजान पड़ा था, उसकी सांसें भी नहीं चल रही थीं। लड़के ने अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली। उसमें काले रंग का एक तेल था, जिसके बारे में द्वीप पर कहा जाता था कि वह किसी भी घाव को भर सकता है। लड़के ने शीशी हाथ में लेकर एक पल के लिए हिचकिचाहट महसूस की। यह तेल उसने 100 दिनों तक समुद्र में भटकते हुए जब भी उसे अपने छोटे भाई की याद आती तब उसे कसकर पकड़ लेता था। आखिरकार लड़के ने वह कीमती दवा सावधानी से उस आदमी के शरीर पर लगा दी और फिर उस आदमी की आंखें धीरे धीरे खुल गईं। वह व्यक्ति खरबों की संपत्ति वाले राठौर इंडस्ट्रीज के चेयरमैन विक्रम सिंह राठौर थे। वह इस ठंडे बेरहम समुद्र में क्यों फेंके गए थे? सब कुछ खो चुके एक आदमी को दी गई इस छोटी सी मदद ने उन दोनों की किस्मत को पूरी तरह से बदल दिया। नमस्ते। कहानी शुरू करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं। आप हमें कहां से सुन रहे हैं ये कमेंट में बताएं ताकि हम आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं भेज सकें। काले समुद्र ने सांसें रोक ली थीं। वह चांदनी रहित रात थी। केवल लहरों की आवाज ही उस खामोशी को चीर रही थी। राठौर इंडस्ट्रीज के चेयरमैन विक्रम सिंह राठौर भारतीय व्यापार जगत के सम्राट थे। वह अपनी एक उंगली के इशारे पर कंपनियों की किस्मत बदल देते थे। पत्थर दिल का उपनाम उनके साथ चलता था। वही विक्रम आज एक छोटी सी मोटरबोट पर खड़े थे। उनका काला सूट समुद्री हवा में लहरा रहा था। उनके बगल में उनका 20 साल का सबसे भरोसेमंद साथी रजत शर्मा खड़ा था। चेयरमैन साहब, बहुत दिनों बाद समुद्र का नजारा कैसा लग रहा है? रजत ने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ पूछा। विक्रम ने सिर हिलाते हुए क्षितिज की ओर देखा। तारे काली लहरों पर टूटकर बिखर रहे थे। नाव धीरे धीरे गहरे समुद्र की ओर बढ़ रही थी। जमीन की रोशनियां एक छोटे बिंदु की तरह रह गईं। विक्रम को अचानक अपनी रीढ़ में एक सिहरन महसूस हुई। रजत, अब वापस चलते हैं। चेयरमैन साहब, रजत की आंखों की चमक बदल गई। 20 सालों से दबी हुई उसकी महत्वाकांक्षा सतह पर आ गई थी। उसके होंठ धीरे धीरे एक क्रूर मुस्कान में बदल गए। राठौर इंडस्ट्रीज, अब मैं इसे संभालूंगा। विक्रम की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके चेहरे पर अविश्वास का भाव फैल गया। 20 साल का भरोसा एक पल में टूटकर बिखर गया था। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं भी अब थक गया हूं। रजत के हाथ में न जाने कब एक लोहे का पाइप आ गया था। चांदनी में धातु की सतह ठंडी चमक रही थी। नाव पर 3 और आदमी खड़े थे। 20 साल तक आपकी परछाई बनकर जिया हूं। रजत की आवाज गहरी हो गई। सुबह 4 बजे बुलाए जाने पर भी एक शब्द नहीं कह पाता था। अब मेरी बारी है। रजत ने लोहे का पाइप ऊंचा उठाया। उसकी आंखों में जानलेवा इरादा चमक रहा था। 20 साल की दोस्ती का अंत इतना भयानक था। धम, एक भारी आवाज रात के समुद्र में गूंज उठी। विक्रम की पसली में एक तेज दर्द उठा। गर्म खून उनकी शर्ट को भिगोने लगा। दूसरा वार उनके कंधे पर पड़ा। उनके घुटने डेक पर टिक गए। रजत के जूतों ने उनकी छाती पर एक लात मारी। हमेशा के लिए समुद्र में आराम कीजिए। विक्रम का शरीर रेलिंग के ऊपर झुक गया। स्याह समुद्र मुंह खोले उनका इंतजार कर रहा था। छपाक, बर्फीले ठंडे पानी ने उनके पूरे शरीर को अपनी चपेट में ले लिया। उनकी सांसें रुक गईं। काला पानी उनकी नाक और मुंह में घुसने लगा। नाव के इंजन की आवाज दूर होती गई। रजत ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। 20 साल का रिश्ता ऐसे ही खत्म हो गया। कितना समय बीत गया होगा? विक्रम का शरीर लहरों के सहारे तैर रहा था। ठंडा समुद्री पानी उनके घावों में चुभ रहा था। नरक जैसी पीड़ा उनकी चेतना को खत्म कर रही थी। सुबह की पहली किरण क्षितिज पर फैलने लगी। विक्रम बहकर किसी द्वीप के कीचड़ भरे किनारे पर आ गए। उनका शरीर चट्टानों के बीच फंसकर लटक गया था। खून अब भी उनकी पसली से बह रहा था। कीचड़ का रंग लाल हो गया था। इस सुनसान द्वीप पर वह मर रहे थे। तभी चट्टान के पीछे से छोटे छोटे कदमों की आवाज आई। हे सागर देवता, प्लीज मेरे सूरज के पैर ठीक कर दो। एक छोटे लड़के की आवाज थी। 13 साल का सागर हर सुबह यही प्रार्थना करता था। नंगे पैर कीचड़ में चलते हुए लड़के की आंखों में आंसू थे। सागर का एक 10 साल का छोटा भाई था, सूरज। वह जन्म से ही दोनों पैरों से अपाहिज था। बिना माता पिता के वे दोनों इस द्वीप पर अकेले रहते थे। मैं कुछ भी करूंगा, प्लीज। उसी पल सागर की नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। चट्टानों के बीच एक इंसान दिखाई दे रहा था।
सागर का दिल दहल गया। आदमी, सागर चीख पड़ा। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन उसके छोटे छोटे कदम उसी ओर बढ़ रहे थे। चाचा, चाचा। सागर ने उस आदमी के गाल थप्पत पाए। विक्रम ने आंखें नहीं खोली, उनके होंठ नीले पड़ चुके थे। आपको मरना नहीं है। आंसू सागर के गालों से बहने लगे। छोटे हाथों ने घाव को दबाया, लेकिन खून नहीं रुका। 13 साल के लड़के के लिए यह स्थिति बहुत भयावह थी। पहले इन्हें गुफा में ले जाना होगा। सागर ने विक्रम की बगल के नीचे हाथ डाला। उसके दुबले पतले शरीर के लिए यह वजन बहुत ज्यादा था, लेकिन लड़के ने हार नहीं मानी। सागर का चेहरा लाल हो गया और उसकी गर्दन की नसें उभर आईं। एक कदम, फिर दूसरा कदम। वह विक्रम को खींच रहा था। कीचड़ उसके टखनों को पकड़ रहा था। वह कई बार फिसला और गिरा। उसके घुटने छिल गए और हाथ दुखने लगे। 100 मीटर की दूरी भी मीलों जैसी लग रही थी। आखिरकार सागर विक्रम को गुफा के अंदर ले आया। उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई और वह वहीं बैठ गया, लेकिन आराम करने का समय नहीं था। विक्रम के घाव से अब भी खून बह रहा था। उसने अपने कपड़े फाड़कर घाव को दबाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आदमी का चेहरा और पीला पड़ता जा रहा था। क्या करूं? अब मैं क्या करूं? सागर का दिमाग सुन्न हो गया था। तभी सागर की नजर किसी चीज पर पड़ी। गुफा के एक कोने में एक छोटा सा मिट्टी का मटका रखा था। सागर का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। वह काला संजीवनी तेल था। सागर ने 100 दिनों तक मेहनत से यह कीमती दवा तैयार की थी। यह गहरे समुद्र से निकाले गए एक खास पौधे से बना था। इस तेल के पीछे एक खास कहानी थी। द्वीप के एक बूढ़े आदमी ने कहा था कि यह मरी हुई नसों में भी जान डाल सकता है। यह उसके भाई सूरज के अपाहिज पैरों को ठीक करने की एकमात्र उम्मीद थी। सागर के हाथ कांप रहे थे। उसके दिमाग में व्हील चेयर पर बैठे अपने भाई का चेहरा घूम गया। जीवन भर चल न पाने वाले सूरज की छवि उसकी आंखों के सामने आ गई। अगर यह तेल इस्तेमाल कर लिया तो उसके भाई के पैर कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। उसे फिर से 100 दिन इंतजार करना होगा। शायद वह पौधा दोबारा मिले भी या नहीं, लेकिन अगर अभी इसका इस्तेमाल नहीं किया तो यह चाचा मर जाएंगे। एक इंसान उसकी आंखों के सामने दम तोड़ रहा था। 13 साल के लड़के का दिल फटा जा रहा था। सूरज, मुझे माफ कर देना। सागर की आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगे। छोटे हाथों ने मटके का ढक्कन खोला। काले तेल से समुद्र की गहरी गंध आ रही थी। भाई तुम्हारे लिए फिर से बना देगा, जरूर। सागर ने और देर नहीं की। कांपते हाथों से उसने तेल विक्रम के घाव पर डाल दिया। 100 दिनों की मेहनत एक अजनबी के खून के साथ मिल गई। प्लीज, प्लीज बच जाओ। तेल खून के साथ मिलकर एक अजीब प्रतिक्रिया करने लगा। सस सस की आवाज के साथ धुआं उठा। सागर ने सांस रोककर देखा। एक चमत्कार हुआ। बहता हुआ खून धीरे धीरे रुक रहा था। तेल ने घाव को ढककर एक परत बना ली थी। हाँ, खून रुक रहा है। सागर के चेहरे पर राहत फैल गई। उसने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की। आंसू उसकी ठुड्डी से टपक रहे थे। विक्रम की भारी सांसें धीरे धीरे सामान्य हो रही थीं। पीले पड़े चेहरे पर हल्की सी लाली लौट आई थी। यह एक चमत्कार था। सागर अब जाकर गुफा के फर्श पर धम्म से बैठ गया। उसके शरीर की सारी ताकत जा चुकी थी, लेकिन वह रोते हुए भी मुस्कुरा रहा था। चाचा, आप बच गए। सागर ने विक्रम का हाथ कसकर पकड़ लिया। हथेली में हल्की सी गर्माहट महसूस हुई। यह जिंदा होने का सबूत था। गुफा के बाहर से सुबह की धूप अंदर आ रही थी। लहरों की आवाज धीमी हो गई थी। मौत की रात बीत चुकी थी और एक नया दिन शुरू हो रहा था। लेकिन सागर अभी नहीं जानता था यह तेल विक्रम की पसली पर क्या निशान छोड़ेगा, और यह अजनबी आदमी कौन है यह भी वह नहीं जानता था। काला संजीवनी तेल घाव में समा रहा था। एक ऐसा निशान बन रहा था जो जीवन भर नहीं मिटेगा। यह एक लड़के के पवित्र बलिदान का प्रतीक था। क्या विक्रम आंखें खोल पाएगा? और जब उसे सागर के बलिदान का पता चलेगा तो उसके चेहरे पर कैसे भाव होंगे? कई दिन बीत गए। गुफा के अंदर नमकीन समुद्री हवा भरी हुई थी। विक्रम अभी भी गहरी नींद में थे। सागर एक पल के लिए भी उनके पास से नहीं हटा। वह समय समय पर पानी में कपड़ा भिगोकर उनके होठों पर लगाता, उनके माथे पर आए पसीने को भी पोंछता। चाचा, प्लीज आंखें खोलो। सागर की आवाज में एक तड़प थी। 3 दिन से सो रहे आदमी की उसे चिंता हो रही थी। कहीं वह ऐसे ही सोते न रह जाएं? तभी विक्रम की पलकें कांपी। सागर का दिल जोर से धड़का और उसने अपनी सांस रोक ली। विक्रम ने धीरे धीरे आंखें खोली।
धुंधली नजर में एक अनजान छत दिखाई दी। कहीं दूर से लहरों की आवाज आ रही थी। यह कौन सी जगह है? विक्रम की आवाज फटी हुई थी। उनका गला सूख गया था। शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। चाचा, आपको होश आ गया? एक अनजान आवाज पर विक्रम की पुतलियां घूमी। वहां लगभग 13 साल का एक लड़का था। उसके गालों पर मैल लगी थी और कपड़े फटे पुराने थे। विक्रम की आंखें तेजी से चमकीं। यह दशकों तक व्यापार की दुनिया में जीवित रहने की प्रवृत्ति थी। अनजान स्थिति में पहले शक करना जरूरी था। तुम कौन हो? ठंडी आवाज सुनकर सागर सहम गया। उस आदमी की आंखें बहुत डरावनी थीं, किसी शिकारी जानवर की तरह तेज। मैं यहां कैसे हूं? विक्रम ने उठने की कोशिश की, लेकिन तेज दर्द से कराह उठे। उनकी पसली फटी जा रही थी। उन्होंने दांत भींचकर दर्द को सहा। चाचा, हिलना मत। सागर ने जल्दी से विक्रम के कंधे को दबाया। छोटे हाथों में जोर था। उसने चिंता भरी नजरों से घाव की जगह को देखा। विक्रम ने सागर का हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन रुक गए। उन्होंने बच्चे की आंखों में सीधे देखा। वहां केवल सच्ची चिंता थी। क्या तुम मुझे यहां लाए हो? हां, आप समुद्र से बहकर आए थे। सागर ने सिर हिलाते हुए उस दिन को याद किया। खून से लथपथ पड़े आदमी की छवि उसकी आंखों के सामने घूम गई। सागर की आवाज कांप रही थी। उस समय का डर फिर से लौट आया था। लेकिन यह आदमी अब जिंदा है, यही खुशी की बात थी। इसलिए मैं आपको यहां खींच कर लाया। विक्रम की आंखों में हल्का सा कंपन हुआ। यह छोटा सा बच्चा उन्हें उठाकर लाया, यह अविश्वसनीय था। अकेले? हां, बहुत भारी थे, पर मैंने बहुत कोशिश की। सागर शर्माते हुए मुस्कुराया। उसके घुटने पर अभी भी खरोंच का निशान था। यह उसी दिन गिरने से बना था। विक्रम ने अपनी पसली की ओर देखा। वहां काले रंग की कोई चीज चिपकी हुई थी। अजीब रंग देखकर उनकी भौहें तन गईं। यह क्या है? यह काला संजीवनी तेल है, सागर ने जवाब दिया। मन ही मन उसे अपने भाई सूरज के लिए दुख हो रहा था, लेकिन उसने उस भावना को दबा दिया। यह द्वीप पर बनने वाली दवा है, घाव के लिए बहुत अच्छी है। विक्रम ने काले निशान को हाथ से छुआ। तेल का असर त्वचा में पूरी तरह से समा गया था। यह किसी टैटू की तरह लग रहा था, जो कभी नहीं मिटेगा। यह आखिर है क्या? ऐसा क्यों दिख रहा है? दिखने में डरावना है, पर यह एक अच्छा निशान है। क्या? क्योंकि यह आपको बचाने वाला निशान है। सागर ने धीरे से विक्रम की पसली पर हाथ रखा। एक गर्म एहसास हुआ। सागर की आंखों में आंसू भर आए। उसे याद आया कि वह कैसे अकेले घबरा रहा था। इसीलिए इससे नफरत मत करना। विक्रम कुछ नहीं कह सके। किसी ने उनके निशान को अच्छा नहीं कहा था। उन्होंने जीवन भर केवल परफेक्शन का पीछा किया था, कमजोरी को छिपाया और घावों को ढका। यही व्यापार की दुनिया में जीने का तरीका था। लेकिन यह बच्चा अलग था। वह निशान से शर्मिंदा नहीं था, बल्कि गर्व से देख रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? सागर, समुद्र वाला सागर। सागर खिलखिलाकर हंसा। उसके गालों पर डिंपल पड़ गए। उसकी हंसी ने जैसे गुफा को रोशन कर दिया। और यह जगह कौन सी है? यह एक सुनसान द्वीप है। सागर ने गुफा के मुहाने की ओर इशारा किया। बाहर से लहरों की आवाज आ रही थी। जमीन तक नाव से बहुत दूर जाना पड़ता है। विक्रम का चेहरा सख्त हो गया। अब उन्हें अपनी स्थिति समझ में आई। उन्हें रजत ने धोखा देकर यहां फेंक दिया था। उस कमीने। उनकी मुट्ठी भींच गई। 20 साल के भरोसेमंद आदमी का धोखा। गुस्सा उनके सीने में आग की तरह जल रहा था। चाचा, आप ठीक हैं? सागर ने चिंता से पूछा। छोटे हाथ ने विक्रम के हाथ के ऊपर अपना हाथ रख दिया। उस पल विक्रम का गुस्सा शांत हो गया। बच्चे का हाथ उम्मीद से ज्यादा खुरदुरा था। उम्र के हिसाब से बहुत कठोर हाथ थे। तुम यहां अकेले रहते हो? नहीं, अपने छोटे भाई के साथ। तुम्हारे माता पिता? सागर के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने नजरें झुकाकर होंठ काट लिए। गुजर गए, बहुत पहले। विक्रम ने और कुछ नहीं पूछा। बच्चे के चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। तुम्हारा भाई कितने साल का है? 10 साल का। उसका नाम सूरज है। सागर की आंखें फिर से चमक उठी। भाई की बात करते हुए वह हमेशा ऐसा ही होता था, लेकिन सूरज के पैरों में थोड़ी दिक्कत है। सागर की आवाज थोड़ी धीमी हो गई। वहीले चेयर पर बैठा भाई याद आ गया। फिर भी सूरज बहुत अच्छा है, सच में बहुत अच्छा। विक्रम चुपचाप सुनते रहे। इस छोटी सी उम्र में बिना माता पिता के वह अपने भाई की देखभाल कर रहा था। न जाने कितनी मुश्किलें सही होंगी। विक्रम ने गुफा की छत की ओर देखा। उन्हें अपना आलीशान जीवन याद आया। सबसे महंगे होटल,
कीमती सूट, करोड़ों के सौदे। लेकिन यह पल अजीब था। ठंडे गुफा के फर्श पर लेटे हुए, फिर भी उनका मन शांत था। चाचा, भूख लगी होगी, 1 मिनट रुकिए। सागर झट से उठा। गुफा के एक कोने से एक छोटी सी टोकरी ले आया। उसमें सीप और समुद्री शैवाल थे, सुबह समुद्र से लाया था। सागर ने एक सीप खोलकर विक्रम को दी, अनाड़ी लेकिन प्यार भरे हाथों से। विक्रम ने सीप को देखा। नमकीन समुद्री स्वाद जीभ पर फैल गया। यह उतना बुरा नहीं था। कैसा लगा? सागर ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा। विक्रम ने सिर हिलाया। खाने लायक है। यह सुनकर सागर का चेहरा खिल उठा, जैसे उसे दुनिया की सारी खुशी मिल गई हो। शुक्रिया, विक्रम ने धीरे से कहा। सागर की आंखें बड़ी हो गईं। क्या? मुझे बचाने के लिए? विक्रम ने सागर के सिर पर हाथ फेरा, खुरदुरा लेकिन गर्म हाथ। मैं भी आपका शुक्रगुजार हूं। किस लिए? कि आप जिंदा हैं। सागर खुलकर हंसा। मन ही मन उसे दुख था कि उसने भाई की दवा इस्तेमाल कर ली, लेकिन यह चाचा बच गए, यही काफी था। गुफा के बाहर से ढलते सूरज की रोशनी आ रही थी। लाल रोशनी ने दोनों को घेर लिया। विक्रम ने अपनी पसली की ओर देखा। काला निशान साफ दिख रहा था, जीवन भर न मिटने वाला दाग। यह इस बच्चे द्वारा दिया गया जीवन का सबूत था। सागर जी, मैं इसका कर्ज जरूर चुकाऊंगा। विक्रम की आंखों में दृढ़ता आ गई। चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस बच्चे की रक्षा करेंगे। सागर इस बात का वजन नहीं समझ पाया। वह बस मासूमियत से हौंसता रहा। लेकिन वे अभी नहीं जानते थे कि रजत द्वारा भेजे गए लोग इस द्वीप की ओर आ रहे हैं। कुछ और दिन बीत गए। विक्रम का घाव धीरे धीरे भर रहा था, लेकिन अभी भी अकेले चलना मुश्किल था। उस दिन दोपहर की बात है। सागर पानी लाने के लिए गुफा से बाहर गया। शांत दोपहर थी, लेकिन सागर के कदम रुक गए। क्षितिज पर एक काला धब्बा दिखाई दे रहा था। वह एक नाव थी। सागर की रीढ़ में ठंड दौड़ गई। इस द्वीप पर शायद ही कोई नाव आती थी। जो आती भी थीं, वे पुरानी मछली पकड़ने वाली नावें होती थीं। ऐसी काली तेज रफ्तार वाली नाव उसने पहली बार देखी थी। सागर तेजी से गुफा की ओर भागा। चाचा, गजब हो गया। सागर हांफते हुए गुफा में घुसा। विक्रम ने उठते हुए पूछा, क्या हुआ? एक नाव आ रही है, अजीब सी नाव। विक्रम की आंखें पल भर में तेज हो गईं। उन्होंने तुरंत समझ लिया, यह रजत के भेजे हुए लोग हैं। सागर, ध्यान से सुनो। विक्रम ने सागर के कंधे पकड़े। आवाज धीमी और दृढ़ थी। उस नाव पर जो लोग हैं, वे मुझे ढूंढने आ रहे हैं। सागर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। विक्रम ने दीवार पकड़कर उठने की कोशिश की, लेकिन पसली में दर्द उठा। वह लड़खड़ाकर फिर बैठ गए। चाचा, अब क्या होगा? सागर की आंखों में आंसू भर आए। तभी सागर के दिमाग में एक विचार आया। चाचा, मेरे पीछे आओ। सागर ने विक्रम का हाथ पकड़ा। छोटे शरीर से विक्रम को सहारा दिया। दोनों गुफा से बाहर निकले। सागर आगे आगे कीचड़ की ओर बढ़ रहा था। उसके पैर कीचड़ में धंस रहे थे। कुछ दूर जाकर सागर एक बड़ी चट्टान के पास रुका। वहां एक आदमी के घुसने लायक एक छेद था। यहां छिप जाओ। सागर ने विक्रम को छेद के अंदर धकेला। यह जगह बाहर से आसानी से दिखाई नहीं देती थी। बिल्कुल बाहर मत आना। और तुम? सागर मुस्कुराया। उसने अपने पूरे शरीर पर कीचड़ मलना शुरू कर दिया। चेहरे तक को काला कर लिया। मैं उन्हें भटकाऊंगा। विक्रम की आंखें बड़ी हो गईं। उन्होंने सागर का हाथ पकड़ा। नहीं, यह खतरनाक है। आप ज्यादा खतरे में हैं। सागर ने विक्रम का हाथ छुड़ाया। छोटे चेहरे पर दृढ़ संकल्प था। मैं इस द्वीप पर पैदा हुआ हूं। चाचा, मैं आंखें बंद करके भी यहां घूम सकता हूं। सागर पीछे हटा। कीचड़ से सने चेहरे पर वह मुस्कुराया। मैं ठीक रहूंगा। सागर मुड़ा और कीचड़ पर दौड़ने लगा। विक्रम ने हाथ बढ़ाया, लेकिन वह पहुंच नहीं सका। छोटी सी पीठ दूर होती जा रही थी। छेद के अंदर विक्रम ने मुट्ठी भींच ली। उसे अपनी बेबसी पर गुस्सा आ रहा था। उसने जीवन में कभी किसी पर निर्भर नहीं किया था, लेकिन आज वह एक बच्चे के हाथों में अपनी जान सौंप रहा था। उधर सागर कीचड़ को पार कर रहा था। उसका दिल फटने को था। डर ने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया था। दूर काली नाव किनारे पर लगी। 3 आदमी नाव से उतरे। अरे, वह क्या है? एक आदमी ने सागर को देख लिया। आदमियों की आंखें चमकीं और वे दौड़ने लगे। सागर मुड़ा और भागा, योजना के अनुसार। अरे रुक! आदमियों की चीखें उसका पीछा कर रही थीं। सागर ने अपनी पूरी ताकत से दौड़ लगाई। कीचड़ उसके पैरों को पकड़ रहा था, लेकिन सागर को इसकी आदत थी।
उसे पता था कि कहां पैर रखने से कम धांसेगा। वहीं दूसरी ओर आदमी कीचड़ में फंस रहे थे। उनके मुंह से गालियां निकल रही थीं। सागर ने जंगल की ओर रुख किया। टहनियां उसके चेहरे पर लग रही थीं, लेकिन वह रुक नहीं सकता था। वह एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया। उसने सांस रोककर अपना सीना पकड़ लिया। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लगा वे सुन लेंगे। कदमों की आहट पास आ गई। एक काली परछाई उसके सामने से गुजरी। कहां छिपा है कमीना? आदमी के हाथ में एक चाकू चमक रहा था। सागर का पूरा शरीर जम गया। तभी दूर से दूसरे आदमी की आवाज आई, अरे उधर पैरों के निशान हैं। क्या? चलो। आदमी मुड़ गया। सागर ने तब जाकर सांस ली। वह फिर से दौड़ने लगा। कितनी देर दौड़ा होगा? सागर के पैर जवाब देने लगे। तभी उसका पैर एक जड़ में फंस गया। सागर का शरीर आगे की ओर गिरा। उसका चेहरा सीधे कीचड़ में जा लगा। उसने सिर उठाया। उसके सामने काले जूते दिखाई दिए। पकड़ लिया साले। आदमी ने सागर का कॉलर पकड़ा। सागर का शरीर हवा में उठ गया। रुको, यह तो एक बच्चा है। दूसरे आदमी ने सागर के चेहरे से कीचड़ पोंछा। एक मासूम चेहरा सामने आया। क्या यह विक्रम सिंह तो नहीं है? आदमियों ने सागर को जमीन पर फेंक दिया। अरे लड़के, विक्रम सिंह कहाँ है? आदमी ने सागर की गर्दन दबाई। सागर का पूरा शरीर कांप रहा था। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने मुंह नहीं खोला। कौन? मैं नहीं जानता। लेकिन सागर ने अंत तक कुछ नहीं बताया। उधर कीचड़ के छेद में विक्रम दांत भींचे हुए थे। दूर से बच्चे की चीख सुनाई दी। उसने इतनी जोर से मुट्ठी भींची कि खून निकलने लगा। प्लीज, विक्रम बुदबुदाया। जीवन में पहली बार वह किसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। आंसू उसके गालों से बहने लगे। उसने जीवन में कभी किसी और के लिए आंसू नहीं बहाए थे। हमेशा हिसाब किताब और इस्तेमाल करके जिया था। लेकिन आज बात अलग थी। एक बच्चा हाले था जो बिना किसी स्वार्थ के उसके लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। रात होने पर आदमी अपनी नाव पर लौट गए। कल फिर आने की धमकी देकर चले गए। विक्रम ने सावधानी से छेद से बाहर निकलकर अंधेरे में सागर को ढूंढा। सागर! झाड़ियों में से एक धीमी आवाज आई। सागर वहां दुबका हुआ था। उसके गाल पर चोट का निशान था। चाचा! सागर रो पड़ा। रुके हुए आंसू फूट पड़े। वह विक्रम के सीने से लगकर फूट फूट कर रोया। बहुत डर लग गया था। विक्रम ने सागर को कसकर गले लगा लिया। बच्चे के सिर पर हाथ फेरा। आंसू उनके गालों पर भी बह रहे थे। शुक्रिया, सच में शुक्रिया। विक्रम की आवाज कांप रही थी। उन्होंने जीवन में कभी ऐसे शब्द नहीं कहे थे। तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वे लोग आपको पकड़ लें। सागर ने आंसुओं से भरे चेहरे से मुस्कुराने की कोशिश की। मैं ठीक हूं। विक्रम का दिल टूट सा गया। यह बच्चा कुछ भी वापस नहीं चाहता था। विक्रम को उस पल एहसास हुआ, वह जीवन भर क्या खोता रहा। कुछ चीजों का मोल नहीं लगाया जा सकता। सागर, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। विक्रम की आंखों में दृढ़ता आ गई। वह अब इस बच्चे का और कर्जदार नहीं रह सकता था। लेकिन विक्रम जानते थे कि आज सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। वे लोग जरूर वापस आएंगे। इस द्वीप से निकलने का कोई रास्ता खोजना होगा। सुबह की धुंध ने द्वीप को ढक लिया था। विक्रम सागर का हाथ पकड़कर जंगल में भाग रहे थे। पीछे से आदमियों की चीखें नजदीक आ रही थीं। उधर है, जल्दी! कल कीचड़ में फांसे लोग वापस आ गए थे। चाचा, इस तरफ! सागर ने विक्रम का हाथ खींचा। उसने एक संकरे चट्टानी दरार में शरीर घुसा दिया। दोनों ने सांसें रोक लीं। दिल की धड़कन कानों में गूंज रही थी। कदमों की आहट चट्टान के सामने से गुजरी। कहां गया? यहीं तो था। एक आदमी ठीक सामने रुक गया। विक्रम का दिल जम गया। सागर का छोटा सा हाथ कांप रहा था। अरे उधर देख, पैरों के निशान हैं। जल्दी चलो। कदमों की आवाज दूर हो गई। विक्रम ने धीरे से सिर बाहर निकाला। सूरज कहाँ है? उसे पश्चिम वाली गुफा में छिपा दिया है, सागर ने धीमी आवाज में कहा। भाई की चिंता में उसकी आंखें लाल हो गई थीं। जैसे ही दोनों दरार से बाहर निकले, हिलना मत! एक गहरी भारी आवाज पीछे से आई। विक्रम का पूरा शरीर जम गया। पीछे मुड़कर देखा तो एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक जंग लगा भाला विक्रम की गर्दन पर था। शंकर काका! सागर ने हैरान होकर कहा, लेकिन बूढ़े आदमी ने सागर की ओर नहीं देखा। उसकी नजरें सिर्फ विक्रम पर थीं। तू ही विक्रम सिंह राठौर है? आप मुझे कैसे जानते हैं? राठौर इंडस्ट्रीज का विक्रम सिंह, इस द्वीप के लोगों का दुश्मन। बूढ़े आदमी की आंखों में 15 साल पुरानी नफरत थी। तेरे पोर्ट प्रोजेक्ट के कारण इस द्वीप का समुद्र मर गया।
बूढ़े आदमी की आवाज कांप रही थी। समुद्र मरा तो मछलियां खत्म हो गईं। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। मेरा बेटा दूर समुद्र में गया और तूफान में फंस गया। विक्रम कुछ नहीं कह सके। बूढ़े आदमी की आवाज फट गई। जानता है मेरे बेटे के आखिरी शब्द क्या थे? बापू, यहां मछली नहीं है, थोड़ा और आगे जाकर देखता हूं। बूढ़े आदमी ने भाला ऊंचा उठाया। आज तुझे मारकर मैं अपने बेटे का बदला लूंगा। विक्रम ने शांति से अपनी छाती खोल दी। उनकी पसली पर काला निशान धुंध में अजीब तरह से चमक रहा था। मारना है तो मार दीजिए, बस एक गुजारिश है। विक्रम घुटनों पर बैठ गए। जीवन में कभी किसी के सामने न झुकने वाला आदमी इस बच्चे और इसके भाई को बख्श देना। विक्रम ने अपना माथा जमीन पर टिका दिया। प्लीज, बस यही एक गुजारिश है। बूढ़े आदमी का हाथ कांपने लगा। उसने नहीं सोचा था कि दुश्मन ऐसे गिड़गिड़ाएगा। शंकर काका, नहीं। सागर विक्रम के सामने आ गया। उसने दोनों हाथ फैलाकर बूढ़े आदमी को रोक लिया। सागर की आंखों से आंसू बह रहे थे। बूढ़े आदमी का चेहरा बिगड़ गया। सागर इस द्वीप पर एकमात्र बच्चा था जिससे उसे लगाव था। माता पिता के बिना भाई के साथ रहते देख उसे हमेशा दया आती थी। वह भूखा होता तो खाना खिलाता, सूरज बीमार होता तो झड़ी बूटी लाता। बेटे के खालीपन को इन भाई बहनों ने भरा था। वह उसे अपने पोते की तरह मानता था। तभी बूढ़े आदमी की नजर सागर के गाल। बूढ़े आदमी की आंखें फटी रह गईं। इस छोटे से बच्चे ने यह सब सहा। उसकी मुट्ठी कांप रही थी। काका देखिए, सागर ने विक्रम की पसली की ओर इशारा किया। यह मैंने चाचा को बचाने के लिए लगाया है, 100 दिनों तक बनाया हुआ काला संजीवनी तेल। बूढ़े आदमी का चेहरा जटिल हो गया। वह जानता था कि काला संजीवनी तेल कितना कीमती है। प्लीज काका। सागर घुटनों पर बैठकर अपना माथा जमीन पर टिका दिया। चाचा को बचा लीजिए, मैं कुछ भी करूंगा। एक लंबी खामोशी छा गई। धत। बूढ़े आदमी ने भाला फेंक दिया। मैं तुझे माफ नहीं कर रहा, सागर की वजह से छोड़ रहा हूं। शुक्रिया। चुप रह, तेरी आवाज से भी घिन आती है। बूढ़ा आदमी मुड़ गया। तभी दूर से चीखें सुनाई दी। इस तरफ आओ, मैं एक रास्ता जानता हूं। तीनों बूढ़े आदमी के पीछे चले। पश्चिम वाली गुफा से सूरज को लेकर वे समुद्र तट की ओर बढ़े। एक नाव है। दिक्कत यह है कि वे लोग किनारे पर नजर रखे हुए हैं। कोई और रास्ता नहीं है? एक है, समुद्र के नीचे। बूढ़े आदमी ने जमीन की ओर इशारा किया। ज्वार उतरने पर एक गुप्त रास्ता खुलता है जो किनारे के दूसरी तरफ निकलता है। जब वे वहां पहुंचे, ज्वार बस उतर ही रहा था। चट्टानों के बीच एक संकरा रास्ता दिखाई दिया। यह रास्ता सिर्फ मैं जानता हूं। बूढ़े आदमी की आवाज में उदासी थी। सागर, सूरज को लेकर पहले तुम जाओ। सागर चट्टानों के बीच घुस गया। बहुत संकरा रास्ता था। एक बार में एक ही आदमी जा सकता था। जैसे ही विक्रम ने पीछे जाने की कोशिश की, उधर उस तरफ दूर से चीखें सुनाई दी। आदमी दौड़ते हुए आ रहे थे। जल्दी अंदर जाओ। बूढ़े आदमी ने विक्रम को धक्का दिया। विक्रम ने चट्टान के बीच शरीर घुसाया। संकरा रास्ता था। चट्टानें कंधों को छील रही थीं। पकड़ो, जाने मत दो। पीछे से चीखें आ रही थीं। लेकिन आदमी उस रास्ते का मुंह नहीं ढूंढ पाए। कितनी देर रेंगने के बाद सामने रोशनी दिखाई दी। रास्ते से बाहर निकलने पर वे किनारे के दूसरी तरफ थे। एक पुरानी मछली पकड़ने वाली नाव चट्टान से बंधी थी। चढ़ो। सब नाव पर चढ़ गए। बूढ़े आदमी ने इंजन चालू किया। जैसे ही नाव किनारे से निकली, लहरें तेज होने लगीं। तूफान आ रहा है। काले बादल तेजी से घिर आए। आसमान स्याह हो गया। हवा पागलों की तरह चलने लगी। क्या हम बच पाएंगे? इतना तो कोई दिक्कत नहीं। बूढ़े आदमी ने स्टीयरिंग व्हील कसकर पकड़ लिया। बारिश और हवा सीधे चेहरे पर लग रही थी। लहरें नाव को निगल जाने को तैयार थीं। नाव बुरी तरह झुकी। कसकर पकड़ो। सागर ने सूरज को कसकर पकड़ लिया। विक्रम ने दोनों बच्चों को ढक लिया। अपने शरीर से हवा को रोक रहे थे। डर लग रहा है भाई। सूरज रोने लगा। सागर ने भाई के कान बंद कर दिए। बिजली आसमान में कौंधी। बादलों की गड़गड़ाहट ने कान फाड़ दिए। नाव पागलों की तरह हिल रही थी। लहरें डेक पर आ रही थीं। विक्रम की पसली का घाव फटा जा रहा था, लेकिन उसने दांत भींचकर सहा। चाचा, सागर चिल्लाया। मैं ठीक हूं, यह कुछ भी नहीं है। विक्रम ने दांत भींच लिए। शंकर काका ने भी हार नहीं मानी। वह सागर और सूरज को मरने नहीं दे सकते थे। कितना समय बीता होगा। तूफान थमने लगा। वहां देखो, दूर जमीन की रोशनियां दिखाई दी। बूढ़े आदमी ने नाव को मोड़ दिया। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा। द्वीप अंधेरे में खो रहा था।
वहीं से सब कुछ शुरू हुआ था। उसे अनमोल रिश्ते मिले थे। चाचा, अब हमारा क्या होगा? सूरज ने भीगे चेहरे से ऊपर देखा। विक्रम ने सूरज के सिर पर हाथ फेरा। चिंता मत करो। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। यह बारिश का पानी था या आंसू, पता नहीं। विक्रम ने सूरज के पैरों को देखा। बेजान पैर। उसका दिल फटा जा रहा था। विक्रम ने मुट्ठी भींच ली। सागर का बलिदान, सूरज के पैर, बूढ़े आदमी का दर्द। उसे सारे कर्ज चुकाने थे। इंतजार कर रजत शर्मा। विक्रम ने दांत भींच लिए। तू सोचता होगा कि तूने मुझे मार दिया, लेकिन मैं जिंदा हूं। नाव जमीन की ओर बढ़ रही थी। एक नई लड़ाई शुरू होने वाली थी। राठौर इंडस्ट्रीज का मुख्यालय, एक बड़ा हॉल। मंच पर काला पर्दा ढका था। सामने एक बड़ी तस्वीर लगी थी। विक्रम सिंह राठौर, आयु 50 वर्ष। गेंदे के फूलों की खुशबू हॉल में फैली थी। सैकड़ों लोग सिर झुकाए खड़े थे। दिवंगत की आत्मा को शांति मिले। रजत शर्मा मंच पर आया, काले सूट में। उसकी आंखों में आंसू थे। दुख का एक सीजीज अभिनय। भाई साहब मेरे लिए पिता समान थे। रजत की आवाज कांप रही थी। शोक मनाने वाले अफसोस से सिर हिला रहे थे। अब से राठौर इंडस्ट्रीज को मैं आगे बढ़ाऊंगा। शेयरधारकों ने तालियां बजाईं। तभी धड़ाम, हॉल का दरवाजा जोर से खुला। हवा का एक झोंका अंदर आया। मोमबत्तियां एक साथ हिल गईं। रोशनी के खिलाफ एक आदमी खड़ा था। फटे पुराने कपड़े, बिखरे हुए बाल। विक्रम चेयरमैन। कोई चीख पड़ा। हॉल में सन्नाटा छा गया। जिसे मरा हुआ समझा जा रहा था, वह विक्रम सिंह राठौर जिंदा लौट आया था। तस्वीर वाला आदमी आंखों के सामने खड़ा था। रजत का चेहरा पल भर के लिए सख्त हो गया। उसके हाथ से रुमाल जमीन पर गिर गया, लेकिन उसने तुरंत चेहरे पर हैरानी का भाव लाकर अभिनय किया। भाई साहब, आप जिंदा हैं? विक्रम ने बिना जवाब दिए रजत का कॉलर पकड़ लिया। तूने मुझे मारने की कोशिश की। शोक मनाने वालों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। यॉट से मुझे समुद्र में धकेलने वाला तू ही है। भाई साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे पास सबूत है। विक्रम ने अपनी शर्ट फाड़ दी। बटन जमीन पर बिखर गए। उसकी पसली पर काला निशान दिखाई दिया। अजीब सा निशान रोशनी में चमक रहा था, किसी दाग की तरह साफ। यह मेरे जिंदा लौटने का सबूत है। विक्रम दहाड़ा। उसकी आवाज ने हॉल को हिला दिया। मुझे बचाने वाले बच्चे हैं, गवाह भी हैं। कैमरे के फ्लैश लगातार चमक रहे थे। पत्रकार आगे बढ़ रहे थे, लेकिन रजत घबराया नहीं, बल्कि उसके होंठ हल्के से ऊपर उठे, जैसे वह इसी का इंतजार कर रहा हो। दोस्तों, 1 मिनट। रजत ने हाथ उठाया। भाई साहब का लौटना एक चमत्कार है, लेकिन दुख की बात है कि भाई साहब अभी मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। क्या? डॉक्टर साहब, कृपया आगे आइए। सफेद कोट पहने एक आदमी आगे आया। मैं चेयरमैन विक्रम सिंह राठौर का निजी डॉक्टर डॉ वर्मा हूं। डॉक्टर ने कुछ कागजात फैलाए। चेयरमैन साहब काफी समय से नींद न आने की बीमारी से पीड़ित थे। विक्रम का चेहरा सख्त हो गया। यह सच था कि वह नींद की गोलियां लेते थे। नींद की गोलियों का ज्यादा सेवन याददाश्त में गड़बड़ी और वहम पैदा कर सकता है। डॉक्टर ने दुख जताते हुए कहा, चेयरमैन साहब हादसे के सदमे से गंभीर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं। यह निशान नहीं दिखता? विक्रम ने अपनी पसली की ओर इशारा किया। यह मुझे बचाने वाले बच्चे की लगाई हुई दवा का निशान है। यही तो बात है। डॉक्टर ने सिर हिलाया। दवा के साइड इफेक्ट के कारण आप उस घाव को एक बच्चे के बलिदान के वहम से जोड़ रहे हैं। विक्रम के पास कहने को कुछ नहीं था। मेरे पास गवाह हैं। मुझे बचाने वाले बच्चे हैं। बच्चे? रजत ने सिर टेढ़ा किया। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। भाई साहब, वे बच्चे आखिर हैं कहां? विक्रम चुप हो गए। उन्होंने सागर और सूरज को एक सुरक्षित जगह पर छिपा दिया था। वह उन्हें इस खतरनाक जगह पर नहीं ला सकते थे। बिना गवाह के आप मुझे हत्या का आरोपी बना रहे हैं। रजत शोक मनाने वालों की ओर मुड़ा। दोस्तों, आपने देखा? भाई साहब ऐसे बच्चों को गवाह बता रहे हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। फुसफुसाहट बढ़ गई। लोगों की नजरें विक्रम पर टिक गईं। शक भरी निगाहें। बच्चे हैं, वे सच में हैं। विक्रम की आवाज कांप रही थी, लेकिन कोई सबूत नहीं था। भाई साहब, प्लीज शांत हो जाइए। रजत पास आया। कानूनी टीम के हेड सूट पहने एक आदमी आगे आया। चेयरमैन विक्रम सिंह राठौर की मौजूदा हालत को देखते हुए उनकी निर्णय लेने की क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित है। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। इसलिए चेयरमैन के सभी कानूनी अधिकार निलंबित किए जाते हैं। क्या?
हम उन्हें कानूनी रूप से अक्षम घोषित करने का अनुरोध करेंगे। विक्रम को विश्वास नहीं हो रहा था। जिंदा लौटने के बावजूद वह कानूनी रूप से कुछ नहीं कर सकते थे। मैं ठीक हूं, मैं पागल नहीं हूं। लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुन रहा था। विक्रम ने चारों ओर देखा। ये वही लोग थे जो कभी उनकी वफादारी की कस्में खाते थे, लेकिन आज सब नजरें चुरा रहे थे। तुम लोग भूल गए मैं कौन हूं? किसी ने जवाब नहीं दिया। सब रजत द्वारा दिए गए कागजों पर सिर हिला रहे थे। भाई साहब, अब चलिए। पीछे सफेद कपड़ों में मेंटल असाइलम के कर्मचारी खड़े थे। हाथ मत लगाना। विक्रम पीछे हटे, लेकिन कर्मचारियों ने दोनों तरफ से उनके हाथ पकड़ लिए। मजबूत पकड़ थी। छोड़ो मुझे, कमीनों। उन्होंने छटपटाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कभी दुनिया पर राज करने वाला उद्योगपति आज घसीटा जा रहा था। भाई साहब, जल्दी ठीक हो जाइएगा, रजत ने विक्रम के कान में फुसफुसाया, एक धीमी आवाज जो किसी और ने नहीं सुनी। आपको तो समुद्र में ही मर जाना चाहिए था। किस्मत अच्छी थी आपकी। विक्रम की आंखों में आग जल उठी। इस आदमी ने अपना असली रंग दिखा दिया। रजत शर्मा, मैं तुझे गुस्सा मत कीजिए। रजत मुस्कुराया, एक विजेता की सुकून भरी मुस्कान। असाइलम में आराम कीजिए। बहुत लंबे समय तक विक्रम को बाहर घसीटा गया। रजत शर्मा, मैं तुझे देख लूंगा। कैमरे के फ्लैश चमके। आखिरी बार उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। रजत मंच पर विजेता की तरह मुस्कुरा रहा था। हॉल का दरवाजा बंद हो गया। विक्रम की चीखें गलियारे में गूंज रही थीं। मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं। लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। भारत का सबसे बड़ा उद्योगपति एक पल में कुछ भी नहीं रह गया था। असाइलम जाने वाली गाड़ी के अंदर खिड़की से मुंबई की रात की रोशनियां गुजर रही थीं। विक्रम खाली नजरों से बाहर देख रहे थे। इन चमकदार रोशनियों में से आधी उन्होंने ही बनाई थीं। उन्हें सागर और सूरज की याद आई। साफ आंखों से उन्हें देखने वाले बोट हेक्टर बच्चे। जमीन पर पहुंचने के बाद उन्होंने उन्हें एक सुरक्षित जगह छिपा दिया था। अगर रजत ने बच्चों को ढूंढ लिया तो उन्होंने मुट्ठी भींच ली। नाखून हथेली में धंस गए। इंतजार कर रजत शर्मा। विक्रम ने दांत भींच लिए। आंखों से चिंगारी निकल रही थी। मैं यहां से जरूर निकलूंगा। खिड़की से राठौर इंडस्ट्रीज की इमारत दूर होती गई। वह कंपनी जिसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देकर बनाया था। संजीवनी तेल का निशान दर्द कर रहा था। राठौर इंडस्ट्रीज का वाइस चेयरमैन का दफ्तर। रजत लेदर की कुर्सी पर बैठकर फोन पर बात कर रहा था। काम हो गया? जी वाइस चेयरमैन साहब, द्वीप से उन बच्चों के चाचा चाची को ले आए हैं। बहुत अच्छे, उन्हें तुरंत ऊपर भेजो। रजत ने फोन रखकर मुस्कुराया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। फटे पुराने कपड़ों में एक अधेड़ उम्र का जोड़ा अंदर आया। बैठिए। रजत ने एक लिफाफा मेज पर रखा। सागर और सूरज अभी मुंबई में है। एक आदमी ने बच्चों को अगवा कर लिया है। जोड़े की आंखें बड़ी हो गईं। रजत ने लिफाफा उनकी ओर बढ़ाया। पति पत्नी ने उसे खोला तो नोटों की गड्डियां दिखाई दी। 50 लाख रुपए हैं, बस पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी है। जोड़े की आंखों में लालच चमक उठा। बच्चे वापस मिलने पर 1 करोड़ और दूंगा। ठीक है, हम करेंगे। रजत संतुष्टि से मुस्कुराया। एक बात और, बच्चे कुछ भी कहें, आप अपनी बात पर अड्डे रहना। जी। उसी समय मुंबई के बाहरी इलाके में एक सस्ता सा लॉज। सागर और सूरज एक छोटे से कमरे में छिपे थे। खिड़की कसकर बंद थी। भाई, चाचा कब आएंगे? सूरज ने बेचैनी से पूछा। वह व्हील चेयर पर बैठा दरवाजे को ही देख रहा था। जल्द ही आएंगे, चिंता मत करो। सागर ने भाई का हाथ पकड़ा, लेकिन सागर भी बेचैन था। विक्रम को श्रद्धांजलि सभा में गए 2 दिन हो गए थे। कोई खबर नहीं थी। जरूर कुछ हुआ था। भूख लगी है, बस थोड़ा और इंतजार कर लो। चाचा आएंगे तो अच्छा खाना खिलाएंगे। जेब में ज्यादा पैसे नहीं बचे थे। खटखट। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सागर का दिल दहल गया। सागर, सूरज, दरवाजा खोलो। उस आवाज से सागर का चेहरा सफेद पड़ गया। ये चाचा मामा की आवाज थी। पुलिस है, दरवाजा खोलो। धड़ाम, दरवाजा टूटकर खुला। पुलिस पहले अंदर आई, पीछे चाचा चाची थे। बच्चों, चाची रोते हुए आगे बढ़ी। पास मत आना। सागर सूरज को ढककर कोने में हट गया। पुलिस अंकल, ये लोग हमारे माता पिता नहीं हैं। सागर चिल्लाया। हमारे मम्मी पापा गुजर चुके हैं। ये हमारी चाची और चाचा हैं। पुलिस ने हैरानी से देखा। अपहरण करने वाले ने तुम्हें पकड़ रखा था। हमने तुम्हें कितना ढूंढा है। चाची सिसकने लगी। झूठ, इन्होंने ही तो हमें छोड़ दिया था। पुलिस अंकल,
प्लीज मेरी बात मानिए, सागर ने गिड़गिड़ाया, लेकिन पुलिस ने सिर हिला दिया। चलो घर चले। चाचा ने सूरज की व्हील चेयर पकड़ी। नहीं नहीं, सूरज रोते हुए छटपटाने लगा। मेरे भाई को हाथ मत लगाना। सागर दौड़ा तो चाचा ने उसका कंधा पकड़ लिया। पुलिस ने बीच बचाव किया। माफ कीजिए, बहुत दिनों से अलग थे ना। चाचा ने तुरंत चेहरा बदल लिया। सागर जमीन पर गिरकर रोने लगा, गाल जल रहा था। चाचा, चाचा कहाँ हो आप? सागर चीख रहा था, लेकिन विक्रम नहीं आए। बच्चों को वैसे ही घसीट कर ले जाया गया। सूरज के रोने की आवाज गलियारे में गूंज रही थी। उसी समय असाइलम में विक्रम एक सफेद कमरे में लेटे थे। खिड़की के बाहर बारिश हो रही थी। उनकी आंखें धुंधली थीं। चेयरमैन साहब, दवा का समय हो गया। एक नर्स अंदर आई। विक्रम ने मशीन की तरह दवा निगल ली। उनका दिमाग धीरे धीरे सुन्न हो रहा था। उन्हें सागर और सूरज की याद आई। साफ आंखों वाले बच्चे, क्या वे सुरक्षित होंगे? उनकी आंखें बंद हो गईं। वह फिर से अंधेरे में खो गए। असाइलम की दीवार के बाहर शंकर काका सांस रोके खड़े थे। 2 दिन पहले उन्होंने हॉल से विक्रम को घसीटते हुए देखा था। तब से वह असाइलम के पास घूमकर जगह का पता लगा रहे थे। बूढ़ा आदमी पास की एक दुकान में गया। रेडियो पर खबर चल रही थी, 2 पीड़ित बच्चों को उनके असली माता पिता को सौंप दिया गया है। बूढ़े आदमी के कान खड़े हो गए। ये बच्चे राठौर इंडस्ट्रीज के पूर्व चेयरमैन विक्रम सिंह राठौर द्वारा अगवा करके कैद में रखे गए थे। बूढ़े आदमी का चेहरा सफेद पड़ गया। बकवास, सागर और सूरज के माता पिता मर चुके थे, यह पक्की बात थी। यह सब झूठ है। बूढ़े आदमी की मुट्ठी कांप रही थी। यह बात विक्रम को बतानी होगी। रात गहरी हो गई। बूढ़े आदमी ने एक कमजोर दीवार फांदी। खिड़कियों में झोंकते हुए उसे बिस्तर पर लेटे विक्रम दिखे। उनकी आंखें खाली थीं। चेयरमैन साहब, बूढ़े आदमी ने खिड़की खोलकर धीरे से बुलाया। मैं हूं शंकर। बच्चे पकड़े गए। विक्रम की आंखों में चमक लौट आई। सागर और सूरज को नकली माता पिता ले गए। नकली माता पिता? विक्रम की आंखों में आग जल उठी। रजत शर्मा, ब्रजत शर्मा, हमें निकलना होगा। विक्रम झट से उठे। बच्चों की याद ने उन्हें होश में ला दिया। बूढ़े आदमी ने विक्रम को सहारा देकर खिड़की से बाहर निकाला। दीवार फांदते ही बारिश होने लगी। कहां जाना है? खबर में सुना था, आज रात द्वीप के लिए निकलेंगे, इनहम पोर्ट। दोनों बारिश में दौड़ पड़े। इनहम पोर्ट के पास की सड़क एक काली वैन दौड़ रही थी। वाइपर तेजी से चल रहे थे। गाड़ी के अंदर रोते रोते सोए हुए सागर और सूरज थे। सागर के गाल पर उंगलियों के निशान थे। पैसे मिलते ही घर खरीदेंगे। चाचा हंसा। अब आराम से जिएंगे। चाची भी हंसी। अरे वह क्या है? सड़क के बीच में बारिश में भीगा एक आदमी खड़ा था। वह बारिश में भी हिल नहीं रहा था। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाए। गाड़ी फिसल कर रुकी। चाचा गाड़ी से उतरा। अरे हटो। आदमी ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसी पल आसमान में बिजली कौंधी। चाचा का चेहरा सफेद पड़ गया। वह विक्रम थे। बच्चों को मेरे हवाले कर दो। उनकी आंखों में जानलेवा इरादा था। मैं पुलिस को बुलाऊंगा, चाचा चीखा। तभी एक पुलिस की गाड़ी आई। विक्रम सिंह जी, आप असाइलम से भागे हैं, है ना? पुलिस ने विक्रम का हाथ पकड़ा। उस गाड़ी में बच्चे हैं। वे लोग नकली माता पिता हैं। वे कानूनी अभिभावक हैं। इन लोगों ने बच्चों पर अत्याचार किया है। तुम अब कानूनी रूप से अक्षम हो। तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है, चाचा ने कमीनी हौंसी हौंसते हुए कहा। चाचा, गाड़ी के अंदर से सागर की आवाज आई। चाचा बचाओ। सागर शीशे पर हाथ मार रहा था। सागर, विक्रम दौड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने रोक लिया। विक्रम बारिश में बैठ गए। तभी एक काला छाता लिए आदमी आया। रजत शर्मा, चेयरमैन साहब, असाइलम में आराम से थे। रजत शर्मा, कमीने। रजत ने विक्रम के कान में फुसफुसाया। चाचा चाची उनका अच्छा ख्याल रखेंगे। मैं तुझे देख लूंगा। देख लीजिएगा, कानून अब मेरी तरफ है। गाड़ी चल पड़ी। सागर के रोने की आवाज बारिश में मिल गई। चाचा, चाचा। विक्रम दूर जाती गाड़ी को देखते रहे। सागर का छोटा सा चेहरा और छोटा होता गया। उनके घुटनों में जान नहीं रही। वह बारिश में बैठ गए। मुट्ठी से जमीन पर मारा। दोनों बच्चे अंधेरे में खो गए। विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे। यह बारिश थी या आंसू, पता नहीं। मैं उन्हें जरूर वापस लाऊंगा। विक्रम ने दांत भींच लिए। सागर, सूरज, चाचा तुम्हें लेने जरूर आएगा। बदले की आग उनके सीने में जल रही थी। मुंबई के बाहरी इलाके में एक पुराना सा कमरा। विक्रम और शंकर काका एक छोटे से कमरे में छिपे थे। अब क्या करें? विक्रम दीवार से टिककर बुदबुदाए।
बच्चों की चिंता में वह सो नहीं पाए थे। पहले सबूत चाहिए, शंकर काका ने धीरे से कहा। बिना सबूत के कुछ नहीं होगा। विक्रम ने सिर हिलाया। अभी वह कानूनी रूप से अक्षम थे, उनके पास कोई अधिकार नहीं था। एक भरोसेमंद आदमी है। उन्हें एक आदमी याद आया, चीफ त्रिपाठी। कौन है वह? सेक्रेटरी ऑफिस का हेड। 3 साल पहले गबन के आरोप में निकाला गया था। विक्रम की आंखें बदल गईं। अब सोचता हूं तो लगता है कि यह रजत का ही काम था। अगले दिन दोपहर विक्रम और शंकर काका मुंबई के बाहरी इलाके में एक छोटे से ढाबे पर पहुंचे। यह चीफ त्रिपाठी का था। राठौर इंडस्ट्रीज से निकाले जाने के बाद वह यहीं काम कर रहे थे। विक्रम अंदर गए। चीफ त्रिपाठी। रसोई में एक आदमी पीछे मुड़ा। उसका पीछ में। विक्रम अंदर गए। चेहरा पल भर में सख्त हो गया। चेयरमैन साहब, आप यहां, मुझे तुमसे बात करनी है। त्रिपाठी का चेहरा ठंडा हो गया। मुझे कोई बात नहीं करनी, प्लीज। आपकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। त्रिपाठी की आवाज कांप रही थी। गबन? मैंने एक पैसा भी नहीं छुआ था। माफ करना, मुझे देर से पता चला। इसके पीछे रजत शर्मा था। त्रिपाठी ने कुछ देर विक्रम को देखा। विक्रम ने अपनी शर्ट उठाई। पसली पर काला निशान दिखाई दिया। रजत ने मुझे मारने की कोशिश की, यॉट से समुद्र में फेंक दिया। त्रिपाठी का चेहरा सफेद पड़ गया। मुझे बचाने वाले बच्चे हैं, लेकिन उन बच्चों को भी रजत ने छीन लिया। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। मुझे उन बच्चों को वापस लाना है, मेरी मदद करो। त्रिपाठी ने कुछ देर चुप रहने के बाद धीरे धीरे सिर हिलाया। दरअसल मेरे पास भी सबूत हैं। त्रिपाठी रसोई के पीछे गया। फर्श की एक टाइल उठाकर 2 लिफाफे निकाले। यह सीक्रेट लेजर है। वाइस चेयरमैन रजत का 15 साल का हिसाब है, और यह 15 साल पहले के पोर्ट प्रोजेक्ट की असली रिपोर्ट है। विक्रम के हाथ कांप रहे थे। यह वही प्रोजेक्ट था जिसमें शंकर काका का बेटा मरा था। छोटे से कमरे में वापस आकर विक्रम ने कागजात फैलाए। शंकर काका पास बैठकर देख रहे थे। उनकी आंखें तेज थीं। 15 साल पहले पश्चिमी तट पर पोर्ट प्रोजेक्ट। विक्रम ने पढ़ना शुरू किया। उस समय यह एक सहयोगी प्रोजेक्ट था, मछुआरों से मिलकर किया जाने वाला पर्यावरण अनुकूल विकास। विक्रम ने यही समझकर साइन किया था, लेकिन असली रिपोर्ट अलग थी। ये क्या है? विक्रम का चेहरा सख्त हो गया। कीचड़ में रासायनिक पदार्थ डालकर पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट किया गया था, और एक आदेश भी था विरोध करने वाले मछुआरों को जबरदस्ती दबाने का। मैंने इस पर कभी साइन नहीं किया, विक्रम ने कांपती आवाज में कहा। कागज के नीचे उनके हस्ताक्षर थे, लेकिन उसके बगल में एक छोटा सा नोट चिपका था। सील लगा दी गई। उन्हें याद नहीं है। कंफर्म। विक्रम का दिल जैसे रुक गया। उन्हें याद आया 15 साल पहले की एक रात रजत ने उन्हें शराब पिलाई थी। पीने के बाद उनका दिमाग सुन्न हो गया था। अगली सुबह वह मेज पर जागे थे। उसी रात रजत ने उनकी सील का इस्तेमाल किया था। कमीना। विक्रम की मुट्ठी कांप रही थी। शंकर काका ने कागज छीनकर पढ़ा। उनका चेहरा लाल हो रहा था। विरोध करने वाले मछुआरों को दबाने का ऑपरेशन, सरगना को खत्म करने का आदेश। बूढ़े आदमी की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा बेटा सरगना था। विक्रम ने बूढ़े आदमी की ओर देखा। बूढ़े आदमी के हाथ कांप रहे थे, इसलिए वह मरा। उस कमीने ने उसे मारा है। बूढ़े आदमी ने कागज जमीन पर फेंक दिया। मेरा बेटा। बूढ़ा आदमी चीख पड़ा। 15 साल से सीने में दबा दर्द फूट पड़ा। विक्रम बूढ़े आदमी के सामने घुटनों पर बैठ गए। उनका माथा जमीन से लग गया। काका। विक्रम की आवाज कांप रही थी। मुझे लगा यह मैंने किया है। आंसू जमीन पर गिरे। मुझे लगा समुद्र मुझे सजा दे रहा है। विक्रम सिसकने लगे। जब मैं यॉट से गिरा तो मुझे लगा कि यह मेरे पापों की सजा है। बूढ़े आदमी ने विक्रम को देखा, गुस्से और दुख से भरी आंखें। माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था। विक्रम ने सिर उठाया। आंखें लाल थीं, लेकिन यह कोई बहाना नहीं है। यह मेरे नाम पर हुआ है। विक्रम ने फिर से माथा जमीन पर टिका दिया। माफ कर दीजिए, सच्ची में माफ कर दीजिए। बूढ़ा आदमी कुछ देर चुप रहा। उसने मुट्ठी भींची और खोली। बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे मुंह खोला। ठीक है। विक्रम ने सिर उठाया। उठो। बूढ़े आदमी ने विक्रम का हाथ पकड़ा। हाथ में जोर था। असली दुश्मन कौन है यह पता चल गया। यही काफी है। बूढ़े आदमी की आंखें बदल गईं। दुख गुस्से में और गुस्सा संकल्प में बदल गया। उस शैतान को हम मिलकर नीचे गिराएंगे। विक्रम ने बूढ़े आदमी का हाथ पकड़ा। दोनों की आंखें मिली। एक उद्योगपति और एक द्वीप का बूढ़ा आदमी, लेकिन अब वे एक ही दुश्मन के खिलाफ लड़ने वाले साथी थे। रात गहरी हो गई।
विक्रम सीक्रेट लेजर का विश्लेषण कर रहे थे। अजीब है, विक्रम बुदबुदाए। क्या? शंकर काका पास आए। एक ठेकेदार को भुगतान का रिकॉर्ड है। विक्रम ने लेजर की ओर इशारा किया। यह 15 साल पहले पोर्ट प्रोजेक्ट में इस्तेमाल की गई ठेकेदार कंपनी है। बूढ़े आदमी की आंखें तेज हो गईं। ठेकेदार कंपनी के मालिक का नाम क्या है? विक्रम ने लेजर पलटा और रुक गए। प्रकाश चंद। पल भर में विक्रम की आंखें बड़ी हो गईं। यह बच्चों को ले जाने वाले चाचा का नाम है। बूढ़े आदमी का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या? विक्रम ने कागज बूढ़े आदमी को दिया। वह उस समय मछुआरों को दबाने वाला ठेकेदार था। बूढ़े आदमी के हाथ कांपने लगे। तो मेरे बेटे को उसने मारा है? विक्रम ने दांत भींच लिए। प्रकाश चंद द्वीप का नहीं था, वह रजत का आदमी था। बूढ़े आदमी ने कागज जमीन पर फेंक दिया, मुट्ठी से दीवार पर मारा। विक्रम ने बूढ़े आदमी को शांत किया। हमारे पास सबूत है, इससे हम उन कमीनों को जेल भेज सकते हैं। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली। कैसे? प्रकाश चंद पर दबाव डालकर। विक्रम ने लेजर उठाया। 15 साल से रजत से मिले काले धन का सारा हिसाब इसमें है। बूढ़े आदमी ने आंखें सिकोड़ी। अगर वह जेल नहीं जाना चाहता तो वह रजत को धोखा देगा। विक्रम की आंखें ठंडी चमक रही थीं। अन्यायपूर्ण तरीके से दबाना, झूठी गवाही, काला धन, सब कुछ कबूल करवाना है तो फिर कानूनी अक्षमता का फैसला भी पलट जाएगा। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। विक्रम ने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरे में सुबह की हल्की रोशनी दिख रही थी। सागर, सूरज। विक्रम धीरे से बुदबुदाए, बस थोड़ा और इंतजार करो, चाचा तुम्हें लेने जरूर आएगा। बदले की तलवार चमकने लगी थी। पलटवार की शुरुआत हो रही थी। मुंबई के बाहरी इलाके में एक पुराना गोदाम। प्रकाश चंद फोन पर बात कर रहा था। वाइस चेयरमैन साहब, और पैसे चाहिए, 3 करोड़ और दे दीजिए। फोन के दूसरी तरफ से रजत की चिड़चिड़ी आवाज आई। क्या ब्लैकमेल कर रहे हो? ब्लैकमेल कहां? एक बिजनेस पार्टनर के तौर पर गुजारिश कर रहा हूं। फोन कट गया। प्रकाश चंद मुस्कुराया। 1 करोड़ से काम नहीं चलेगा और निचोड़ना पड़ेगा। लेकिन वे नहीं जानते थे कि रजत उन्हें छोड़ने की तैयारी कर रहा था। उसी समय लॉज में विक्रम को चीफ त्रिपाठी का फोन आया। मिल गया। प्रकाश चंद का ठिकाना मुंबई के बाहरी इलाके में एक पुराना गोदाम है। बच्चे भी वहीं हैं। हाँ, आज रात ही निकल जाइए। फोन कटते ही शंकर काका पास आए। मिल गया? हाँ, चलिए। विक्रम ने सीक्रेट लेजर उठाया। बूढ़े आदमी की आंखों में जानलेवा इरादा था। 15 साल का इंतजार किया हुआ बदला। रात गहरी हो गई। विक्रम और शंकर काका पुराने गोदाम के सामने पहुंचे। खिड़की की दरार से अंदर झांका। प्रकाश चंद सोफे पर बैठकर शराब पी रहा था। कोने में एक छोटा कमरा दिखा। बच्चे वहीं होंगे। दोनों ने दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया। प्रकाश चंद झट से उठा। कम्मा, कौन हो? विक्रम का चेहरा सामने आया। बहुत दिनों बाद मिले, प्रकाश चंद जी। प्रकाश चंद का चेहरा सफेद पड़ गया। विक्रम ने लेजर दिखाया। 15 साल से रजत से मिले पैसे का सारा हिसाब इसमें है। प्रकाश चंद के पैर कांप रहे थे। तुम्हें लगता है रजत तुम्हें अंत तक बचाएगा? तुम कभी भी फेंके जा सकते हो। प्रकाश चंद का चेहरा बिगड़ गया। रजत हाल ही में उससे संपर्क टाल रहा था। तभी शंकर काका आगे आए। बूढ़े आदमी के हाथ कांप रहे थे। 15 साल से मैं अपने दुश्मन को ढूंढ रहा था, वह तू ही है। विक्रम ने बूढ़े आदमी का कंधा पकड़ा। काका, इसे कानून सजा देगा। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली। कबूल करो, 15 साल पहले की घटना और यह झूठी गवाही, सब कुछ करूंगा, सब करूंगा। प्रकाश चंद जमीन पर गिर गया। विक्रम ने चारों ओर देखा। बच्चे कहाँ हैं? उस कमरे में। प्रकाश चंद ने कोने के दरवाजे की ओर इशारा किया। विक्रम दौड़े। दरवाजा खोला। एक अंधेरा कमरा था। कोने में 2 बच्चे दुबके हुए थे, सागर, सूरज। विक्रम के बुलाने पर बच्चों ने सिर उठाया। चाचा। सागर की आंखें बड़ी हो गईं। चाचा, सच में चाचा। सागर झट से उठा। सूरज की व्हील चेयर को धकेलते हुए दौड़ा। चाचा। सागर विक्रम के सीने से लग गया। छोटा सा शरीर कांप रहा था। मुझे पता था आप आएंगे, मुझे पता था आप जरूर आएंगे। सागर फूट फूट कर रोने लगा। विक्रम ने बच्चे को कसकर गले लगा लिया। आंसू बहने लगे। माफ करना, देर हो गई, माफ करना। सूरज ने भी हाथ बढ़ाया। विक्रम ने सूरज का हाथ पकड़ा। चाचा, बहुत डर लग गया था। मुझे पता है,
अब सब ठीक है। विक्रम ने दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया। छोटे शरीर की गर्माहट महसूस हुई। चाचा आ गया है, अब तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। सागर ने विक्रम के कपड़े कसकर पकड़ लिए। अब आप फिर से नहीं जाएंगे, है ना? हाँ, अब कभी नहीं। विक्रम ने बच्चों के सिर पर हाथ फेरा। अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। शंकर काका कमरे में आए। बच्चों को देखकर उनकी आंखें नरम हो गईं। काका, सागर ने बूढ़े आदमी को देखकर खुशी जताई। ठीक तो हो सागर? बूढ़े आदमी ने सागर के सिर पर हाथ फेरा। चलो अब घर चले। कुछ दिनों बाद राठौर इंडस्ट्रीज का मुख्यालय, कॉन्फ्रेंस हॉल, रजत मंच पर खड़ा था। सैकड़ों पत्रकार और शेयरधारक सामने बैठे थे। आज मैं राठौर इंडस्ट्रीज के एक नए युग की शुरुआत करूंगा, रजत ने आत्मविश्वास से कहा। एक नए प्रोजेक्ट की घोषणा करते हुए मुझे गर्व हो रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट हुई। रजत मुस्कुराया। सब कुछ सेबसान था। विक्रम असाइलम में बंद था और बच्चों को प्रकाश चंद ने संभाल लिया था। अब राठौर इंडस्ट्रीज पूरी तरह से उसका था। पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। रजत ने रिमोट दबाया। बड़ी स्क्रीन पर रोशनी हुई, लेकिन यह अजीब था। यह वह वीडियो नहीं था जो उसने तैयार किया था। स्क्रीन पर एक आदमी का चेहरा दिखाई दिया। रजत का चेहरा सख्त हो गया। विक्रम। स्क्रीन पर विक्रम ने कहा, नमस्कार, मैं राठौर इंडस्ट्रीज का पूर्व चेयरमैन विक्रम सिंह राठौर हूं। हॉल में हलचल मच गई। मरा हुआ आदमी जिंदा लौट आया था। विक्रम मुस्कुराया। और मैं वाइस चेयरमैन रजत शर्मा की सच्चाई का पर्दाफाश करने आया हूं। रजत का चेहरा सफेद पड़ गया। 15 साल का काला धन, गबन, पोर्ट प्रोजेक्ट में मछुआरों पर अत्याचार, विक्रम ने कागजात दिखाए और मुझे मारने की कोशिश, हत्या का प्रयास। पत्रकारों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कैमरे के फ्लैश चमकने लगे। सबूत पहले ही सीबीआई को सौंप दिए गए हैं। विक्रम ने स्क्रीन के पार रजत को देखा। रजत, तुम्हारे बनाए झूठे संसार के टूटने का समय आ गया है। रजत के पैर कांप गए। स्क्रीन बंद हो गई। हॉल में अफरातफरी मच गई। वाइस चेयरमैन साहब, क्या यह सच है? पत्रकार रजत की ओर दौड़े। नहीं, यह सब झूठ है। रजत पीछे हटा, लेकिन कोई विश्वास नहीं कर रहा था। तभी हॉल का दरवाजा खुला। काले सूट में कुछ आदमी अंदर आए। वाइस चेयरमैन रजत शर्मा, सीबीआई से। रजत का चेहरा बिगड़ गया। गबन और हत्या के प्रयास के आरोप में आपको गिरफ्तार किया जाता है। सीबीआई ने रजत के हाथों में हथकड़ी लगा दी। यह नहीं हो सकता। रजत को ले जाते हुए उसने कैमरे की ओर देखा। फ्लैश लगातार चमक रहे थे। हॉल के बाहर विक्रम देख रहा था। उसके साथ सागर और सूरज खड़े थे। खत्म हो गया चाचा? सागर ने पूछा। अभी नहीं। विक्रम ने ले जाते हुए रजत को देखा, जब तक उसे कानून सजा नहीं दे देता। शंकर काका पास आए। अब शुरू हुआ है असली बदला। विक्रम ने बच्चों का हाथ पकड़ा। चलो अपने घर। सागर ने सिर हिलाया। सूरज खिलखिलाकर हंसा। चारों एक साथ चले। सूरज की रोशनी उन पर पड़ रही थी। मुंबई सेंट्रल कोर्ट। रजत हथकड़ी पहने कोर्ट में दाखिल हुआ, लेकिन उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा था। 10 से ज्यादा वकील उसके पीछे थे। मैं निर्दोष हूं। रजत ने कैमरे में सीधे देखा। पूर्व चेयरमैन विक्रम सिंह राठौर मानसिक रूप से अस्थिर हैं। असाइलम का रिकॉर्ड सबूत है। एक वकील आगे आया। मेरे मुवक्किल को एक साजिश में फंसाया जा रहा है। रजत मुस्कुराया, जैसे अभी सब खत्म नहीं हुआ है। दर्शक दीर्घा में विक्रम देख रहा था। रजत की कानूनी टीम शानदार थी। पैसे से खरीदे जा सकने वाले सबसे अच्छे वकील। क्या आप आरोप स्वीकार करते हैं? नहीं, मैं सभी आरोपों से इनकार करता हूं। तभी सरकारी वकील उठा। मैं गवाह प्रकाश चंद को बुलाना चाहता हूं। प्रकाश चंद हथकड़ी पहने अंदर आया। रजत का चेहरा सख्त हो गया। गवाह, आरोपी के साथ अपने संबंध बताइए। 15 साल से मैं रजत शर्मा के काले काम करता आया हूं। प्रकाश चंद ने रजत को सीधे देखा। पोर्ट प्रोजेक्ट के समय मैंने रासायनिक पदार्थ डाले थे। रजत ने कहा था कि काम जल्दी खत्म करो। दर्शक दीर्घा में हलचल मच गई। इस वजह से मछुआरों को दूर समुद्र में जाना पड़ा और कुछ तूफान में मर भी गए। रजत झट से उठा। झूठ। हाल ही में मैंने चेयरमैन साहब को अपहरणकर्ता के रूप में फंसाया। रजत शर्मा ने पैसे देकर झूठी गवाही देने को कहा था। रजत का चेहरा सफेद पड़ गया। अगला गवाह शंकर काका था। क्या आपका 15 साल पहले के पोर्ट प्रोजेक्ट से कोई संबंध है? हाँ, मेरा बेटा तब मरा था। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए।
समुद्र बर्बाद होने से मछलियां खत्म हो गईं। मेरा बेटा दूर समुद्र में गया और तूफान में फंस गया। बूढ़े आदमी ने एक कागज निकाला। यह पोर्ट प्रोजेक्ट की असली रिपोर्ट है। इसमें लिखा है कि रजत शर्मा ने चेयरमैन साहब की सील का गलत इस्तेमाल किया था। इसका नाम डेलमिन। कोर्ट में हलचल मच गई। उस कमीने ने मेरे बेटे को मार डाला। बूढ़ा आदमी फूट फूट कर रोने लगा। दर्शक दीर्घा में कई लोग सिसकने लगे। मुकदमा चलता रहा। खरीदे हुए डॉक्टर और जज एक एक करके कबूल करने लगे। सीक्रेट लेजर के सामने सब टूट गए। रजत की शानदार कानूनी टीम के पास कहने को कुछ नहीं था। आरोपी रजत शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रजत धम्म से बैठ गया। ये नहीं हो सकता। विक्रम अपनी जगह से उठा। खत्म हुआ रजत शर्मा। विक्रम मुड़ा। रजत की चीखें कोर्ट में गूंज रही थीं, लेकिन विक्रम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुकदमे के खत्म होने की रात विक्रम बच्चों को लेकर अपने घर लौटा। सागर और सूरज थककर सो गए। विक्रम उन्हें कंबल ओढ़ा रहा था कि उसे कुछ दिखा। सागर का पुराना बैग, उसके अंदर से एक छोटी सी शीशी झांक रही थी। विक्रम ने शीशी निकाली। उसका दिल जैसे रुक गया। यह वही शीशी थी। जब उसे समुद्र से निकाला गया था तब उसके शरीर पर यही तेल लगा था, काला संजीवनी तेल। यह यहां कैसे? विक्रम बुदबुदाया। चाचा। सागर ने आंखें खोली। विक्रम के हाथ में शीशी देखकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह सागर झट से उठकर शीशी छीनने की कोशिश करने लगा। कुछ नहीं है। सागर के हाथ कांप रहे थे। वह नजरें चुरा रहा था। सागर, यह है वह। दरअसल सागर की आवाज कांप रही थी। सूरज के पैर ठीक करने के लिए जमा किया था। विक्रम की आंखें बड़ी हो गईं। क्या? काका ने कहा था। सागर सिसकने लगा कि काला संजीवनी तेल से सूरज के पैर भी ठीक हो सकते हैं। विक्रम का दिल दहल गया। इसलिए मैंने समुद्र में ढूंढा, रोज। सागर फूट फूट कर रोने लगा। सुबह छिपकर जाता, चट्टानों के नीचे ढूंढता, ज्वार के समय गहरे पानी में जाता। 100 दिन तक ढूंढा। सागर सिसक रहा था। विक्रम की आंखें धुंधला गईं। मैं सूरज को चलते हुए देखना चाहता था। सागर चीख पड़ा। मैं अपने भाई को दौड़ते हुए बस एक बार देखना चाहता था। विक्रम का दिल फटा जा रहा था। लेकिन उस दिन आप समुद्र से बहकर आ गए। सागर ने विक्रम को देखा। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। आप सांस भी नहीं ले रहे थे। होंठ नीले थे। पूरा शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। सागर का शरीर कांप रहा था। मुझे लगा आप मर जाएंगे। विक्रम ने सागर का हाथ पकड़ा। मैंने सूरज से वादा किया था कि मैं उसके पैर ठीक कर दूंगा, और मैंने ही सारी दवा इस्तेमाल कर ली। सागर ने दोनों हाथों से चेहरा ढककर रोना शुरू कर दिया। विक्रम घुटनों पर बैठ गया। वह सागर के सामने झुक गया। सागर। विक्रम चीख पड़ा। मैंने तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी चीज छीन ली। सूरज ने आंखें खोली। वह भाई के रोने की आवाज से जाग गया था। भाई। सूरज व्हील चेयर से पास आया। मैं ठीक हूं क्योंकि तुम मेरे साथ हो। दोनों भाई एक दूसरे से लिपटकर रोने लगे। विक्रम दोनों बच्चों को देख रहा था। उसका सीना फटा जा रहा था। किसी चमत्कारी तेल ने उसे नहीं बचाया था। एक बच्चे ने अपने भाई के लिए तैयार की गई अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज से उसे बचाया था। सागर। विक्रम ने सागर का हाथ पकड़ा। चाचा तुमसे वादा करता है। विक्रम की आंखें दृढ़ थीं। सागर ने आंसू पोंछकर देखा। राठौर इंडस्ट्रीज की सारी तकनीक और पैसा लगाकर मैं सूरज के पैर जरूर ठीक करवाऊंगा। सूरज की आंखें बड़ी हो गईं। और तुम दोनों को अपना बच्चा बनाऊंगा। कानूनी रूप से गोद लूंगा। विक्रम ने दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया। अब से चाचा तुम्हारा पापा है। सागर विक्रम के सीने से लगकर रोता रहा। यह खून से भी ज्यादा गहरा रिश्ता था। 1 साल बीत गया। राठौर इंडस्ट्रीज का अत्याधुनिक पुनर्वास चिकित्सा केंद्र। खिड़की से धूप अंदर आ रही थी। सूरज ने एक विशेष रूप से बनाए गए वॉकर को पहन रखा था। 1 साल का इलाज और पुनर्वास प्रशिक्षण जारी था। संजीवनी तेल के तत्वों पर शोध करके बनाई गई दवा ने असर दिखाना शुरू कर दिया। हाँ, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर सूरज की देखभाल कर रहे थे। तो आज कोशिश करें, डॉक्टर ने प्यार से कहा। सूरज ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। विक्रम सामने खड़ा था। दोनों हाथ फैलाकर इंतजार कर रहा था। पापा के पास आओ। सूरज ने हैंडल पकड़ा। पूरे शरीर में जोर लगाया और धीरे धीरे खड़ा हुआ। पास में सागर सांस रोके देख रहा था। उसने मुट्ठी भींच ली। सूरज ने हैंडल से हाथ हटाया। सूरज धीरे धीरे।
सूरज ने एक कदम आगे बढ़ाया। पैर कांप रहे थे, फिर दूसरा कदम और फिर तीसरा। वह बिना वॉकर के चल रहा था। सूरज की जिंदगी में यह पहली बार था। भाई, मुझे देखो। सूरज ने सागर की ओर देखा। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। मैं चल रहा हूं भाई। सागर ने मुंह पर हाथ रख लिया। वह वहीं बैठकर रोने लगा। 100 दिन तक उसने समुद्र में खोज की थी। हाथ छिल गए, खून बहा, फिर भी सहा। बस एक बार भाई को चलते हुए देखना चाहता था। आज वह सपना पूरा हो गया। सूरज विक्रम के सीने से लग गया। पापा, मैं अकेले चल कर आया। हाँ, मैंने देखा, सब देखा। विक्रम ने सूरज को कसकर गले लगा लिया। आंसू नहीं रुक रहे थे। सागर। विक्रम ने रोते हुए सागर को बुलाया। इधर आओ। सागर लड़खड़ाते हुए पास आया। विक्रम ने सागर को भी सीने से लगा लिया। समुद्र से मैंने जो उम्मीद निकाली थी वह आज खिल गई है। सागर विक्रम के सीने से लगकर रोता रहा। शुक्रिया पापा। नहीं, पापा तुम्हारा शुक्रगुजार है। तीनों एक दूसरे से लिपटकर रो रहे थे। खिड़की के बाहर धूप गर्मजोशी से चमक रही थी। कुछ दिनों बाद राठौर इंडस्ट्रीज का मुख्यालय हॉल, सैकड़ों लोग जमा थे। पत्रकार और कैमरे भरे हुए थे। विक्रम मंच की ओर बढ़ा। यह कोई शानदार सूट नहीं था, सादे कपड़े थे और उसके साथ शंकर काका थे। विक्रम ने बूढ़े आदमी का हाथ पकड़कर मंच पर कदम रखा। आज एक महत्वपूर्ण घोषणा है। विक्रम माइक के सामने खड़ा हुआ। 15 साल पहले पश्चिमी तट पर पोर्ट प्रोजेक्ट से प्रभावित हुए लोगों से मैं माफी मांगता हूं। हॉल में शांति छा गई। उस समय राठौर इंडस्ट्रीज ने जहरीले रसायनों का इस्तेमाल करके समुद्र को नष्ट किया। विक्रम ने सिर झुकाया। इसके कारण कई मछुआरों का जीवनयापन छिन गया और कुछ ने अपनी कीमती जान भी गंवाई। शंकर काका की आंखों में आंसू आ गए। राठौर ने जो गलती की है, राठौर ही उसकी पूरी जिम्मेदारी लेगा। विक्रम ने फिर से सिर उठाया। सभी प्रभावित निवासियों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। पत्रकारों के कैमरे लगातार चमक रहे थे और राठौर इंडस्ट्रीज अब केवल नंबरों का हिसाब नहीं करेगा। विक्रम की आवाज दृढ़ थी। हम लोगों के दिलों का हिसाब करने वाली कंपनी बनेंगे। हॉल में तालियां बज उठीं। संजीवनी तेल वाला द्वीप एक पारिस्थितिक संरक्षण क्षेत्र घोषित किया जाएगा। विक्रम ने स्क्रीन की ओर इशारा किया। द्वीप की तस्वीर दिखाई दी और द्वीप के बच्चों के लिए सागर छात्रवृत्ति फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। दर्शक दीर्घा में सागर ने आंखें बड़ी की। सागर, मेरे नाम पर? विक्रम ने सागर को देखकर मुस्कुराया, ताकि गरीबी के कारण किसी बच्चे का सपना अधूरा न रहे। सागर की आंखों से आंसू बहने लगे। जैसे तुमने पापा को बचाया, अब पापा दूसरे बच्चों को बचाएगा। शंकर काका ने विक्रम का हाथ कसकर पकड़ लिया। शुक्रिया, बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा। मेरे बेटे की जगह तुम यह काम कर रहे हो। विक्रम ने बूढ़े आदमी को देखा। पिताजी, मैं आपके बेटे का हिस्सा भी पूरा करूंगा। बूढ़े आदमी के कंधे हिलने लगे। 15 साल का दर्द पिघल रहा था। पतझड़ का मौसम आ गया। सागर के स्कूल में स्पोर्ट्स डे था। मैदान में तिरंगे लहरा रहे थे। माता पिता जगह जगह बैठे थे। पापा जल्दी। सागर ने विक्रम का हाथ खींचा। पापा ने दौड़ में नाम लिखवाया है। विक्रम हौसा। क्या पापा अच्छी तरह दौड़ पाएंगे? कोई बात नहीं, आखिरी आएंगे तो भी चलेगा। सूरज पास में ओयन का झंडा लहरा रहा था। अब वह थोड़ी दूरी तक अकेले चल सकता था। पापा फाइटिंग। विक्रम ट्रैक पर खड़ा हुआ। उसके बगल में जवान पापा खड़े थे। यह खरबों को संभालने वाला हाथ था, लेकिन अब यह बच्चे का हाथ पकड़कर दौड़ने वाला हाथ था। बंदूक की आवाज हुई। विक्रम दौड़ा। पसली के निशान के कारण वह थोड़ा लंगड़ा रहा था, लेकिन वह रुका नहीं। पापा, हिम्मत। सागर और सूरज की ओयन की आवाज सुनाई दी। विक्रम ने दांत भींच लिए। वह अंत तक दौड़ा। नतीजा आखिरी था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था। पापा, सागर और सूरज दौड़कर आए। उन्होंने विक्रम को कसकर गले लगा लिया। आखिरी आए तो भी हमारे पापा सबसे अच्छे हैं, सागर ने हौंसते हुए कहा। हां, पापा के लिए भी तुम लोग सबसे अच्छे हो। विक्रम ने बच्चों का पसीना पोंछा। दूर से शंकर काका देख रहे थे। उनके हाथ में घर के बने खाने का टिफिन था। खाना खा लो। बूढ़ा आदमी पास आकर टिफिन खोलने लगा। काका ने सुबह से बनाया है। चारों एक चटाई पर बैठ गए। सादा सा खाना था, लेकिन यह दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना था। बहुत स्वादिष्ट है काका, सूरज ने मुंह में खाना भरकर कहा। विक्रम ने बूढ़े आदमी को देखा। धन्यवाद। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। अरे परिवार ही तो हैं। परिवार?
खून का एक कतरा भी नहीं मिला था, लेकिन वे असली परिवार थे। सूरज ढल रहा था। द्वीप का समुद्र तट, विक्रम, सागर और सूरज साथ साथ चल रहे थे। शंकर काका पीछे पीछे धीरे धीरे आ रहे थे। समुद्री हवा चल रही थी। विक्रम की शर्ट लहरा रही थी। पसली पर काला निशान थोड़ा सा दिख रहा था। पापा, वह निशान। सूरज ने इशारा किया। दुखता है? नहीं, नहीं दुखता। विक्रम मुस्कुराया। यह पापा का मेडल है। मेडल? इस निशान की वजह से ही तो मैं तुम लोगों से मिला। विक्रम ने बच्चों को देखा। कभी यह मौत का निशान था, रजत द्वारा छोड़े जाने का सबूत, लेकिन अब बात अलग थी। ढलते सूरज की रोशनी में यह एक फूल की तरह चमक रहा था। पापा, सागर ने विक्रम का हाथ पकड़ा। चलो फोटो खींचते हैं। सूरज ने दूसरी तरफ का हाथ पकड़ा। काका भी। शंकर काका पास आए। चारों एक साथ खड़े हुए। समुद्र लाल हो गया था। समुद्री पक्षी आसमान में उड़ रहे थे। 1, 2, 3, क्लिक। फोटो में चारों खिलखिलाकर हंस रहे थे। विक्रम ने समुद्र को देखा। लहरों की आवाज धीमी थी। 1 साल पहले इसी समुद्र में वह मरने वाला था। ठंडे पानी में उसे लगा था कि उसने सब कुछ खो दिया है, लेकिन वह गलत था। समुद्र ने सब कुछ छीना नहीं था। समुद्र ने उसे एक असली परिवार तोहफे में दिया था। शुक्रिया, विक्रम ने धीरे से कहा, मुझे एक इंसान की तरह जीना सिखाने के लिए। सागर और सूरज ने विक्रम को देखा। और मैं तुमसे प्यार करता हूं। बच्चे खिलखिलाकर हंसे। हम भी आपसे प्यार करते हैं पापा। तीनों की हंसी लहरों की आवाज में मिल गई। शंकर काका ने पीछे से आंसू पोंछे। वह एक दयालु मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहे थे। संजीवनी का निशान मिट गया था। उसकी जगह प्यार का फूल खिल गया था। आज की कहानी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया कमेंट में बताएं कि आप कहां से हमारे साथ जुड़े। आपका दिन स्वस्थ और मंगलमय हो। यह जीवन की कहानियां थी।